बात करते हैं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी की पहली सूची में यूपी से 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। पहली लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवार हैं तो 47 युवाओं के नाम शामिल हैं। और चलिए सीतापुर से हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी जुड़ चुके हैं राजेश वर्मा जी। बहुत स्वागत है राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी सबसे पहले बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल राजेश जी आपको हाँ जी। सीतापुर से मुझे तीसरी बार केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, प्रदेश नेतृत्व का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार सीतापुर की सीट रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और सीतापुर के जो भी अवशेष कार्य हैं उनको 5 वर्ष में पूरा करने का हम कार्य करेंगे। और मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ इस बार सीतापुर को हम विकसित सीतापुर बनाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे जी। और सीतापुर में जनता ने जो हमको लगातार दूना बहुमत से हमको जिताने का काम किया, पहला चुनाव 51 से, उसके बाद 1,01,000 से, इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 लाख पार सीतापुर की लोकसभा जाएगी और हम लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। राजेश जी बड़ी बात होती है कि एक साथ अब ये आपका तीसरा टेन्योर है और जनता के दिल में आप बसे हैं, इसी वजह से तीसरी बार भी आपको टिकट दिया गया है। क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी जब टिकट देती है तो बहुत सोच समझकर बाकायदा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था और उसके बाद ये नाम फाइनल हुए हैं जिसमें आपको जगह मिली है। अब आपको क्या लग रहा है आगे कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि तीसरी बार जनता के बीच जाना और फिर 5 साल बहुत बड़ा पूरे वादे पे पूरा करना, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? निश्चित रूप से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैडम। आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। मैं 4 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तीसरी बार मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और मैं ये मेरा 5वां टर्म होगा जी। और जिस तरीके से हमको केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास जताया उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और सीतापुर का इतिहास हम लोग बनाने का काम करेंगे जी। राजेश जी कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये सफर अभी? जी कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है अभी ये सफर? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं है। पूरी जनता चुनाव लड़ रही है, हमें चुनाव लड़ने को कह रही कि आप पर्चा भर दो, चुनाव जनता लड़ने वाली है जी। ऐसा माहौल हमारे सीतापुर में बना हुआ है। मैडम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सीतापुर का इतिहास बनेगा इस बार जी। राजेश जी कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, सीतापुर के लिए बहुत जरूरी है, सीतापुर की जनता के लिए बहुत जरूरी है? सीतापुर में हमने विकास के कार्य तो बहुत ज्यादा किए हैं। इस बार मेरा लक्ष्य होगा कि सीतापुर में औद्योगिक विकास हो और औद्योगिक विकास के माध्यम से लोगों में रोजगार सृजन हो, हमारे सीतापुर की इकोनॉमी बढ़े, सीतापुर का डेवलपमेंट हो। और आपको बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई बड़े पैमाने पर लैंड खरीद करके काम स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे यहाँ एक रेडिको खेतान की फैक्ट्री, लीकर की फैक्ट्री लगी है, उसमें 2,500 वर्कर काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कारपोरेशन को सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लखनऊ के बाद सीतापुर हमारे प्रदेश का एक बड़ा जिला बनेगा, हब बनेगा जिसमें औद्योगिक विकास होगा। सीतापुर को विकसित सीतापुर बनाने में ये औद्योगिक विकास जो है उसमें सार्थक होगा। बिल्कुल। अच्छा राजेश जी और ये भी बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे जिस तरीके से रोजगार डेवलप हो रहे हैं और आप भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि सीतापुर में लगातार विकास होगा, औद्योगिक चीजों का भी कोशिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीतापुर में रहें, तो अब ये देखने को मिल रहा है कि अब लोग बड़े शहरों के बजाय उन्हें वहीं पर अगर रोजगार मिल जाता है तो ये बेहतर होता है। तो शायद आप इसी कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये तो जो शहरों का जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो केंद्रीकरण खत्म हो, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है। शिक्षा अच्छी मिल जाए, चिकित्सा अच्छी मिल जाए, रोजगार अच्छा मिल जाए,
बिजली अच्छी मिल जाए, सड़क संसाधन अच्छे मिल जाए, तो लोग गांव से पलायन नहीं करेंगे, शहरीकरण नहीं होगा, गांव की तरफ लोग घूमेंगे और गांव को डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीतापुर का जो विकास हुआ है उससे हम काफी संतुष्ट हैं और जो भी कार्य बचे हैं उनको हम लोग पूर्ण करने का कार्य करेंगे जी। और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल पर मुझे जोड़ करके आपने हमसे हमारी बाइट ली है जी। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद है कि आप जिस तरीके से वादा कर रहे हैं आप जीते। बहरहाल अब ये जनता के ऊपर है कि जनता किसे वोट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विवेक त्रिपाठी और विशाल भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक का ही रुख करते हैं। विवेक, जो लिस्ट सामने आई है सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और बहुत सारे मिथ थे कि जो बहुत ज्यादा उम्र के होंगे उनको शामिल नहीं किया जाएगा या फिर कई लोगों का टिकट कट सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये लिस्ट बिल्कुल अलग नजर आई है। कैसे देख रहे हैं और कितना फायदा हो सकता है, कितना पीडीए को मात दे सकती है ये लिस्ट? बिल्कुल दीपाली, पीडीए के फार्मूले पर ही लिस्ट तैयार की गई है। 51 नाम में 44 ऐसे नाम हैं जो वर्तमान सांसद हैं और सभी रिपीट किए गए हैं। यूपी से केंद्र में 12 मंत्री हैं, उसमें से 10 मंत्रियों को टिकट दिया गया है इस पहली लिस्ट में। तो ये लिस्ट जो 51 नाम है उसमें से जो पीडीए है, पीडीए की अगर मैं बात करूं तो 21 सीटों पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिसमें कुर्मी हैं, लोध हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, सारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगली जातियों का भी ख्याल रखा गया है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जहां बार बार पीडीए की बात करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार, उनके हक हकूक नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में उन पर यह कुठाराघात है। पहली सूची में 51 नाम में 21 नाम पीडीए के ही हैं, यानी पिछड़ा और दलित, और इन लोगों को पश्चिम से पूरब तक के समीकरण साधने की कोशिश की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हालांकि रालोद का साथ मिल गया है, उसके बावजूद तमाम जाट नेताओं को वहां से दोबारा मौका दिया गया है। तमाम जाट नेताओं के नाम सूची में शामिल हैं। कुछ सीटें अभी चर्चा में है जिन पर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है। कुछ सीटें जैसे रायबरेली सीट की बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। क्या प्रियंका गांधी, चूंकि सोनिया गांधी चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं, प्रियंका गांधी अगर लड़ेंगी तब चेहरा कौन होगा, और अगर कांग्रेस किसी और को मौका देती है तब चेहरा कौन होगा। इसी तरह से बहुत सारी सीटों का मैनपुरी सीट के लिए इंतजार किया जा रहा है कि कौन चेहरा होगा, चूंकि वहां से पिछले उपचुनाव में डिंपल यादव ने 4 लाख के आसपास वोटों से जीत हासिल की थी। तो ऐसे में वहां पर कैंडिडेट कौन होगा। बदायूं से शिवपाल सिंह यादव लड़ रहे हैं, तो वहां पर कैंडिडेट कौन होगा, किस लेवल का कैंडिडेट बिल्कुल। होगा। अब जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें देखने वाली बात होगी। बने रहिए विवेक। विशाल का भी जरा रुख करते हैं। विशाल, जो 4 नए नाम शामिल किए गए हैं उसका कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, अगर आप इस पूरे नामों को देखिए तो अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जैसा कि पहले ही हमने बताया था कि रितेश पांडे को वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। समीकरण बिल्कुल साफ है, क्योंकि अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा से पहले बीजेपी ने संपर्क किया था, लेकिन वो सपा छोड़ने को तैयार नहीं हुए। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, लेकिन वहाँ से रितेश पांडे भी सपा से लगे थे, लेकिन सपा से उनको टिकट नहीं मिला। और उनके फादर जो राकेश पांडे हैं वो सपा के विधायक वहाँ पर थे, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी का दामन थामा रितेश पांडे ने तो उनको वहाँ से टिकट दिया गया। बीजेपी के लिए जो अंबेडकर नगर की सीट है बेहद महत्वपूर्ण सीट है। इसके बाद अगर हम बात करें लालगंज सुरक्षित की, तो वहाँ से अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगातार जो बसपा की सांसद थी वो जो है लगातार बीजेपी के संपर्क में थी, लेकिन बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट है उन पर ही जो है भरोसा जताया। नगीना की सीट हम बात करते हैं तो ओम कुमार को वहाँ से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। ये कह सकते हैं कि बीजेपी के विधायक हैं, उनको मौका दिया गया है। और नगीना वो सीट है जहाँ से मायावती चुनाव लड़कर गई हैं। सबसे बड़ी लोकसभा है पश्चिम क्षेत्र की, और उसके बाद 3 बार अभी तक वहाँ पर चुनाव है। जो नया परिसीमन आया था 2009 के बाद, उसके बाद 3 बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव हो चुका है, 2009, 2014 और 2019। यहाँ पर एक बार बसपा चुनाव जीती है, एक बार सपा चुनाव जीती है और एक बार भाजपा चुनाव जीती है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती थी। हम श्रावस्ती की बात करें, साकेत मिश्रा का कयास लगाया जा रहा था। साकेत मिश्रा को एमएलसी भी हैं, नितिन मिश्रा के बेटे हैं, उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया गया। श्रावस्ती 2019 में बीजेपी हार गई थी। अब इस पूरे समीकरण को हम ध्यान में रखते हैं कि अगर जो सिटिंग विधायकों पर क्यों भरोसा किया गया है,
तो आप देखिए जो उम्र का पैमाना था वो बिल्कुल नहीं माना गया है। चाहे आप डुमरियागंज विधायक जगदीपिका पाल को देख लीजिए, हेमा मालिनी को देख लीजिए, सबके यहाँ उम्र जो है 75 प्लस है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट रिपीट किया गया है। अब बीजेपी के समीकरण के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे कि अभी राजेश वर्मा जुड़े थे, राजेश वर्मा ओबीसी चेहरा है और लोकसभा में जो समिति है ओबीसी की, उसके अध्यक्ष भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, बसपा से आए थे, बसपा से बीजेपी में आए, 2014 में उनको टिकट दिया गया, 2019 में टिकट दिया गया। और ठीक है विशाल, अभी समय कम है, फिर से इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल और विवेक आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे हैं।